गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के क्लास हम लोग करेंगे बिहार टेस्ट से संबंधित जितने भी मतलब कि आपका एग्जाम से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज क्या करेंगे, बिहार टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसमें से 8 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है उसका करेंगे। तो चलिए, तो 8 सितंबर में जो भी क्वेश्चन आया था उसका प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो जो कोई भी बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से 8 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है जो 2023 में आया हुआ है उसमें से करेंगे मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, जीके का और शिक्षण कला से 30 क्वेश्चन आता है। तो यह होगा, तो आपका यह पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए एलिजिबल होगा। तो एग्जाम से पहले जरूर देखें। और ये आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास, इससे जुड़ जाइएगा ताकि आपका बिहार का जितना भी एनालिसिस है वो सारा तो ऑलरेडी आप करवा चुके हैं, तो जो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शिक्षण कला से 30 क्वेश्चन आता है उसको कर लेते हैं। और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से शिक्षण की प्रविधि नहीं है किंडरगार्टन, साक्षरता, चित्रण या नाटक रूपांतर। तो बताइए कौन सा विधि नहीं हो सकता है, पढ़िए और बताइए इसको। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साक्षरता। तो साक्षरता क्या है, शिक्षण के विधि नहीं होते, ये विधि के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो जैसे शिक्षण को कौन कौन विधि है तो उसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि आप प्रश्न कर सकते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर प्रश्न उत्तर का ये विधि हो सकता है, या फिर अवलोकन कर रहे हैं तो इसको पढ़ के रखेगा, ये पूछेगा अवलोकन कर रहे हैं या निरीक्षण कर रहे हैं आप लोग, तो ये सब शिक्षण के विधि के अंतर्गत में, या उदाहरण पढ़ा रहे हैं तो ये सब अभ्यास कर रहे हैं तो ये सब इसके अंतर्गत में आते हैं। अगला इसमें पूछा है क्लासिक कंडीशनिंग है साचार्य अधिगम, स्वतः अधिगम, सहायक अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। तो बताए क्लासिक कंडीशन क्या है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ये सहाचार। तो सहाचार अधिगम तो क्या है, एक प्रकार सहाचार अधिगम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, प्रभावकारी शिक्षण विधि है प्रदर्शन पे परंपरागत व्याख्यान, मतलब अनुक्रियात्मक व्याख्यान या कोई नहीं। तो बताइए प्रभावकारी शिक्षण विधि क्या है। सही आंसर हो जाएगा ये अनुक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुक्रियात्मक व्याख्यान विधि, एक आपका प्रभावकारी शिक्षण विधि के अंतर्गत में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हो जाए शिक्षा का संश्लेषण का क्या अर्थ हो सकता है। नवीन विचार का निर्माण करना, नवीन वस्तु का निर्माण करना, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण करना, उपरोक्त में सभी। तो शिक्षण में संश्लेषण मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए। तो शिक्षण में संश्लेषण मतलब होता है नवीन विचारों का निर्माण करना, उसके बाद नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण करना। तो सारा का सारा ये तो यही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 6, दल शिक्षण मिलकर काम है। तो दल शिक्षण मिलकर मतलब क्या? दो या दो से अधिक शिक्षक, दो या दो से अधिक छात्र, शिक्षक अच्छा होता दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दल शिक्षण मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो दो या दो से अधिक शिक्षक नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षण होगा, शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण तो दो या दो से अधिक मतलब कि दो या दो से अधिक बच्चे हो या तो टीचर कुछ भी हो, तो ग्रुप में मिलकर सीखना, तो यही होता है शिक्षण, मतलब यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सत्तावादी शिक्षण है। तो सत्तावादी शिक्षण क्या होता है, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो सत्तावादी शिक्षण आप लोग बताइए। तो यह एक प्रकार शिक्षक केंद्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षक केंद्रित होता है सत्तावादी शिक्षण, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि सत्तावादी में क्या होता है, शिक्षक के अनुसार वो अपना एक्टिविटी देती है, शिक्षक शिक्षक जो भी करवाएगा उसी के हिसाब से उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बच्चों को बोलने की अनुमति नहीं रहती है। अगला, विधि प्रशिक्षण देता है रचनात्मक सोच, तर्क, आलोचनात्मक सोच या उपरोक्त में सभी। बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, विधि प्रशिक्षण देता है, तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा सारा का सारा। तो ये रचनात्मक सोच में, तर्क करने में, आलोचना में, सभी सभी में काम आता है। इनमें से एक मेरिल मॉडल 5 सिद्धांत है, कौन है, सक्रियन, आकलन, विश्लेषण, उपलब्धि। तो बताइए 5 सिद्धांत कौन सा, ये आपको बताना है। चलिए, तो सक्रियन, तो सक्रियन जो होता है आपका, इसका जो मेरिल का मॉडल का 5 सिद्धांत है इसके अंतर्गत में आता है, तो सक्रियन इसी अंतर्गत में आता है। 5 मॉडल सिद्धांत आपको याद रखेगा, जैसे कि पहला होगा सक्रियन। चलिए और बता देते हैं, सक्रियन होगा, दूसरा हो जाएगा प्रदर्शन करना। तो प्रदर्शन करना तो ये आता है। सेकेंड नंबर पर क्या आता है, सेकेंड नंबर तो ये हो गया। थर्ड नंबर पर आते हैं, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में देख लेते हैं प्रदर्शन। मान लो प्रदर्शन कर देते हैं बच्चे, तो प्रदर्शन करने के बाद क्या हो सकता है, उसके बाद अनुप्रयोग भी कर सकता है इसमें,
अनुप्रयोग करना, उसके बाद फिर एकीकरण करना, उप प्रदर्शन करना मतलब फिर से प्रदर्शन करना, तो यही होता है, इसी के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट आता है HDIE मॉडल में ए इनमें से लिए है, किसके लिए, तो ए के मतलब HDDI पूछा है, तो इसमें से ए इनमें से किसके लिए है, विश्लेषण, उपलब्धि, आकलन, अनुप्रयोग, तो किसके लिए है, तो यहाँ पे एच नहीं, ADDI, अच्छा ए है ना, ADDI, इसका मतलब बताना है, तो ए का मतलब क्या होता है, चलिए, तो ADDI मतलब में क्या होता है, इसका मतलब ए मतलब होता है विश्लेषण करना, तो आपका सही आंसर होगा विश्लेषण, तो विश्लेषण इसमें आता है, जैसे ए मतलब होता है विश्लेषण, एनालिसिस करना, डी डी मतलब क्या होता है डिजाइनिंग करना, तो डिजाइन, फिर डी डी मतलब फिर से होता है तो विकास मतलब डेवलप करना, तो विकास करना, ठीक है। आई आई मतलब आई से क्या हो सकता है, तो आई से होता है कार्यबंध मतलब इनएक्टिव मतलब कार्यवन्यत, तो कार्यवंत रहना, और एम मतलब ई मतलब इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आ रहा है, वो पूछा गया। पहला खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रात्मक कौशल, श्यामपट्ट कौशल, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सूक्ष्म शिक्षण विधि नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका मतलब, अच्छा पूछा है सूक्ष्म शिक्षण मतलब कौशल सूक्ष्म शिक्षण विधि नहीं है, तो बताना है कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चित्रात्मक कौशल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चित्रात्मक कौशल, इसके अंतर्गत में नहीं आता। सूक्ष्म शिक्षण विधि में कौन कौन प्रकार है, उसके प्रकार भी आता है, जैसे परिचय करना, समझाना, प्रश्न पूछना, ये सब जितनी भी एक्टिविटी इसके अंतर्गत में आती है, बाकी सब नहीं आती है। अगला, प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है कौशल का विकास, स्वास्थ्य का विकास, कृत्रिम का विकास, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए कौशलों का विकास कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, शिक्षण कौशल को बढ़ाना, विद्यार्थी संगठन को समझना, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो शिक्षण कौशल में कौशल को बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा शिक्षण कौशल को बढ़ाना, सही है, तो नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है, केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा विधि यूज कर सकते हैं, तो हम लोग अवलोकन विधि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को सीखने के किस प्रकार का कक्षा वातावरण अनुकूल होना चाहिए, रुचि रचनात्मक कक्षा, शिक्षक अनुकूल कक्षा, कक्षा भौतिक वातावरण, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों के लिए किस प्रकार का कक्षा कौशल का इस्तेमाल करेंगे, आपको बताइए, सही आंसर ऑप्शन नंबर है रुचिपूर्ण और रचनात्मक कौशल का विकास करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16, पाठ्य पुस्तक का कक्षा का क्या उपयोग है, विचार और सोच की व्याख्या करना, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति, जो पढ़ाया जाना उससे परिसीमित करना, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को स्मरण शक्ति का विकास, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को तर्क शक्ति का विकास, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के मूल, उनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या होगा, तो क्या होगा पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्रों का विमुख, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा विमुख करना, तो ये ऑप्शन में यही करता, तो ये क्वेश्चन नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिखा है। शिक्षक प्रभावशीलता के मापदंड है, तो शिक्षण के प्रभावशीलता मापदंड योग्यता, प्रक्रिया, उत्पादन, उपरोक्त में सभी, क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोलता है शिक्षक के समायोजन में प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं, इनमें से कोई नहीं, चलिए, तो हम लोग 19 की ओर बढ़ेंगे, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो शिक्षक ऑलरेडी स्वयं होता है, तो यही होता है समायोजन में प्राथमिक उत्तरदायित्व शिक्षक स्वयं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, शिक्षक केंद्रीय विद्यार्थियों की विशेषता क्या है, औपचारिकता, शिक्षक समरूपता, नवीन तकनीकी, उपयुक्त में सभी, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सभी, तो ये सभी सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे मूल्यांकन में खाली जगह नहीं होता है, वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तित्व, बताइए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्वनिष्ठ, सही आंसर हो जाएगा ये व्यक्तित्वनिष्ठ, ठीक है। इसमें यथार्थवाद, विश्वसनीयता, जांच कर सकते हैं हम,
वस्तु निरपेक्ष कह सकते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है? बाहरी परीक्षा, मापदंड परीक्षा, संकल्प परीक्षा, उपरोक्त समिति। तो बताइए किस प्रकार परीक्षा का ये प्रकार है? तो क्या है, ये आपका बाहरी परीक्षा, मापदंड, संकल्पना, तो सारा का सारा इसके अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन के अंतर्गत में आता है? निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेडिंग प्रणाली में क्या आता है? तो ग्रेडिंग प्रणाली में हम निरपेक्ष भी कहते हैं, सापेक्ष भी कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विषय वस्तु की रूपरेखा है? पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रम, पाठ, इकाई। यदि वीडियो फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो कर दे रहे, चलिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा के वातावरण में मूल्यांकनों का मापदंड में विश्वसनीय प्रसारण है? मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री, उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा होगा? शिक्षक होगा, विषय की प्रकृति, छात्र की जाति, छात्रों की रुचि। बताइए क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों की रुचि। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम के क्या क्या प्रक्रिया हो सकते हैं? तो आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, सरल से जटिल, मूल से अमूल, ज्ञान से अज्ञात, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, ऑलरेडी हम सब बता चुके हैं, ये सब क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो सभी हो जाएगा इसमें इसमें इसमें। ये सब वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता? नहीं करके देखिएगा, परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर और भौगोलिक सीमा। बताइए कौन नहीं प्रभावित करेगा? तो कौन नहीं करेगा? तो आपको भौगोलिक जो सीमा है ये प्रभावित नहीं करता, बाकी सब करता है। अगला क्वेश्चन, स्मारक, स्मारक है क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण, दृश्य शिक्षण, सहायक शिक्षण, उपरोक्त में सभी। तो क्या है, एक प्रकार का स्मारक सहायक शिक्षण सामग्री आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आता है। नेक्स्ट एक मिनट में, हाँ चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हेडसन ऑन अधिगम का लाभ है? नए कौशल को सीखना, प्राकृतिक से अंत क्रिया को प्रोत्साहित करना, उपरोक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप नए कौशल को भी सीख सकते हैं, प्राकृतिक के द्वारा अंत क्रिया को सीख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अब 31 से हम लोग जीके का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 1875 में कोलकाता, अब जो कोलकाता में स्थापित भारतीय लीग कौन जुड़े हुए थे? लीग से कौन जुड़ा हुआ था? शिशिर कुमार घोष, अरविंद घोष, काली मोहन दास घोष, शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण घोष, इनमें से बताइए कोई नहीं। तो बताइए 1875 में कोलकाता में जो स्थापित हुआ था उससे कौन जुड़ा हुआ था? तो शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण घोष, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, जब बंगाल का जिक्र है तो बंगाल के बारे में आप लोगों को पता है, बंगाल के द्वारा वहाँ पे राजा राम मोहन के द्वारा क्या कहता है, सती प्रथा पर रोक लगाया जाता है, तो ये सब उसके द्वारा करवाया जाता है। विलियम बेंटिस सती प्रथा के द्वारा, उसी के दौरान ये सब भी किया जाता है, तो इसी के दौरान ये सब सोसाइटी आगे बढ़ते गया। बंगाल से क्वेश्चन बढ़ते गए। नेक्स्ट, मूंग रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। देखिए मूंग का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य बताइए। तो आप लोग बता ही दीजिएगा, तो क्या होगा असम। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम, तो याद रखिएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब मुद्रा मिलेगा? देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे पश्चिम बंगाल किसके लिए, जूट के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बिहार किसके लिए फेमस है ज़्यादा? यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी ज़्यादा खेती उत्पादी किया जाता है, ये भी उसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा अवलोकन का प्रभाव है? आयात वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, उपरोक्त में कोई नहीं। बताइए, थोड़ा स्लो करके बताते हैं। चलिए, तो हम लोग 33 की ओर बढ़ जाएगा, तो निर्यात में वृद्धि मूल्यांकन का प्रभाव है। तो निर्यात में वृद्धि करना मूल्यांकन का प्रभाव है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से चंपारण सत्याग्रह में सही कौन सा है? इस तरह करके आपको बिहार स्टेट में एग्जाम में पूछा है, स्टेटमेंट देता है, यहाँ पे मैच करने बोलता है कौन सा सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन आप जरूर बना के जाइएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा, तो ये भी आंदोलन उसके द्वारा किया गया था, और ये चंपारण में जो भी वहाँ का काश्तकार था उनके खिलाफ क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। 35 देखिए, केंद्र
तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTI तो MTSI आयोजित किया था? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। चलिए, सही आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन 36, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसे गैस का ग्रीन हाउस कहते हैं? मीथेन गैस को, नाइट्रोजन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर सी दोनों? कौन गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत में आता है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछता है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कितने प्रमुख घटक होते हैं? 2, 3, 7, 11? तो बताइए इनके घटकों के नाम बताइए। चलिए, तो इनके घटकों के नाम की ओर बढ़ते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दो घटक होते हैं, ठीक है, तो दो घटक याद रखिएगा। अगला, किस प्रकार की खेती में वनों की अधिक कटाई होती है? निर्वाह खेती, वनजी की खेती, मिश्रित खेती, डेयरी फार्मिंग? तो क्या हो जाएगा आपका निर्वाह जो खेती होती है, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा वनों की कटाई होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वाह खेती। अगला, इसमें बोला ये नीनो घटना होती है, क्या होती है? अटलांटिक महासागर में होती है, प्रशांत महासागर में होती है, हिंद महासागर में होती है, अटलांटिक महासागर में होती है? तो एल नीनो घटना होती है, बताइए। चलिए, तो एल नीनो घटना आपका प्रशांत महासागर में होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गंगा के डॉल्फिन निम्नलिखित में किस श्रेणी जीवों से संबंधित है? लुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त, दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति? किस प्रकार के अंतर्गत में आता है, बताइए। तो 40 का सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो 40 का सही जवाब, एक मिनट, चलिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत में। चलिए, अजय के द्वारा बेची गई 20 साइकिल 12 साइकिल का औसत कीमत इतना हजार है, तो कुल मिलाकर इतना रुपया शेष बचता, तो साइकिल का औसत बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो आपका आ गया, आप जीके को मतलब ये का क्वेश्चन है, आप उसको बताइए। इसके लिए कुछ नहीं है, और एवरेज का आपको फॉर्मूला पता होगा, औसत के लिए फॉर्मूला पता होगा। औसत के लिए फॉर्मूला क्या था? टोटल जितना है इसको लिखिए, ये वाला वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। इसमें से साइकिल का मान देखिए 12 साइकिल है और यहाँ पे कितना 18 आ जाए, तो 12 गुना 18 कर दीजिए, तो दोनों को गुना कर देते हैं, तो चलिए यहाँ पे गुना कर देते हैं, 12 गुना इतना, ठीक है, इतना गुना कर देते हैं, बटा नीच में जो आएगा आपका टोटल 20 साइकिल था जिसमें से 12 साइकिल, 20 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 साइकिल। कैसा होगा पता है ना, 20 माइनस 8, तो इसको कहते हैं 20 माइनस 12 किए तो ये 8 साइकिल आया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का सोल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट सोल्व करके आंसर बताते हैं 10500, तो इसका इतना सही आंसर आएगा, तो आप बना लीजिएगा इसको। अगला, इसमें पूछा गया 4000 रुपये के मतलब कि यहाँ पे ये है, तो 20% का दर दिया 2 साल के लिए, बताया क्या होगा इसका सही आंसर? कुछ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए फॉर्मूला आपका, तो 20% मतलब होता है कितना 20/100, 100 काटिएगा तो 1/5, तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या 5 से 6 हो जाएगा। क्यों? देखिए 1 से वृद्धि हो रहा है ना, हर साल वृद्धि, फिर 5 से 6, 2 साल बोला तो 2 बार करेंगे, 5 से हो जाएगा 25, 6 से हो जाएगा 36, 25 मान आपको दिया होगा कितना 4000 दिया है, इसको काट दीजिए, 25 से कितना बार में कट जाएगा, तो 25 से एक बार में काटेगा तो 25 का 25, फिर बचेगा कितना हो जाएगा यहाँ 20, तो 25 से 20, 25 अट्ठे, तो इतना 180 बार में ना, 180 के 116, हाँ 25 छंग ना, तो 25 छंग होता है 200, चलिए इतना हो जाएगा। तो इधर जो बचा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का इन दोनों के बीच का अंतर, तो 25 माइनस 36, तो 25 और 36 है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा, कितना निकलेगा 11, तो जो भी अंतर लिखे 11 निकला, तो ये 11 गुना 160, इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो 16 का 16 और फिर 16 का 16, तो जो भी बचेगा उसको जोड़ दो, तो 1760, तो आंसर 1760, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। क्या 11 गुना 160 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर 11 आएगा, ये इधर होता मूलधन, ये होता मिश्र धन, यहाँ बीच होता चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर हो जाएगा, तो अंतर निकाल लीजिए। ये दिया है तो इसको बनाइए और बताइए। चलिए, तो 43 बताइए इसमें क्या होगा? इसमें भी कुछ नहीं है, जो है बस इतना दिया हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं हम अच्छे से, 11.71, फिर माइनस 0.86, फिर है प्लस 1.78 है, उसके बाद क्या है माइनस है, माइनस 9.20, इसको है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा, इसमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो सही होगा 3.43, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो संख्या के योग दिया हुआ है, उनका मोसो दिया हुआ था, ऐसे युग्मों की संख्या बताना है, तो पेयर बताने के कितने पेयर हो सकते हैं? इसमें कुछ नहीं, दो संख्या का योग पता है तो लिख लिए, दो संख्याओं के योग,
योग कितना है, तो योग आपका दिया हुआ 156 दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं। इनका मोसो कितना है, तो लिख देते हैं मो 800, मोसो का मान कितना है 13, लिख दिए। अब देखिए माना पहली संख्या को मान लेते हैं दूसरी संख्या, तो इसी को मोसो में क्या था, पहली भी संख्या दूसरी भी, तो माना माना कहते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगा 13x, ठीक है, तथा और दूसरी संख्या मान लेते हैं ये भी 13, क्यों, तो मोसो में ही दोनों वैल्यू जुड़ा हुआ रहता है, इतना मान लेते हैं। और यहाँ पे x पहला हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा y, क्योंकि पहला संख्या है ये, दूसरी संख्या है। जहाँ पे x और y क्या है, अभाज्य संख्या है, तो क्या है अभाज्य, क्या है सअभाज्य संख्या है, x और y क्या है सअभाज्य संख्या, तो इसको करेंगे। अब 13x और y को इसको पेयर में करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 13x प्लस 13y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 156। एक्स वाई को कॉमन करते हैं, एक्स और वाई को कॉमन करते हैं, यहाँ 13 करते हैं, 13 से काटेंगे इसको बार में कितना बार में कट जाएगा, तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो एक्स और यहाँ प्लस वाई का जो मान है, एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा यहाँ पे 12, कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब बोलता है कि इसमें से पेयर बताना है, तब देखिए यहाँ पे 12 जो होता है, 12 किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 12 को तो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, तो 12 को हम 1 और 11 के रूप में तोड़ सकते हैं, 12 हो जाएगा। फिर हम तोड़ सकते हैं 5 और 7 के रूप में तोड़ सकते हैं पेयर। देखिए अभाज्य संख्या लेना है, नहीं तो ये फिर भाज्य संख्या नहीं लेना, तो इसलिए इस रूप में तोड़ सकते हैं, तो यह हो जाएगा सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है ना, 2 पेयर बनेगा। चलिए अगला, यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पास से बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है, तो भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ेगा, अपवृत्त रहेगा, घट जाएगा, ये क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए यदि समान दूरी है अब 20% हम बढ़ा देते हैं कोई भी भवन का उन्नयन कोण, तो उसमें क्या आ जाएगा अपरिवर्तित हो जाएगा, तो उसका मान में क्या हो जाएगा अपरिवर्तन हो जाएगा। चलिए, उमंग क्या है, अपराध से संबंध है, तो नेक्स्ट जो आएगा उससे क्या संबंध है वो बताना है आपको। एक बार इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, उमंग का संबंध उत्साह से है, तो अपराध का संबंध किससे होगा ये पूछा गया है, बताइए। तो जिस प्रकार उमंग उमंग मतलब उत्साह होता है, उसी प्रकार अपराध अपराध मतलब क्या होता है, अपराध अपराध मतलब होता है गुनाह, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, वह शब्द चुने जो समूह का अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है, हार पूछ पत्ती पंख, बताइए। तो जो कम मिलता जुलता रहेगा, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो आपका हो जाएगा पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अगला बोलता है 7 11 13 17 19, तो है बताइए इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। देखिए 7 से 11 11 से 13 13 से 17, नेक्स्ट आएगा 17 से क्या आ जाएगा 19 19 से 23, तो कैसे हो रहा है, सही आंसर हो जाएगा 23। तो देखिए 7 के बाद 8 9 10 11 4, 11 के बाद 12 13, फिर आता है 2, फिर उसके बाद में दी गई संख्या सिंह में, फिर 13 से आ जाएगा 15 16 17, फिर उसके बाद 17 से 18 19, फिर 2, इस तरह गैपिंग करके, तो 19 20 21 22 23, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ये सी 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी कोड में स्पाइडर को ये लिख सकते हैं तो उसको, तो देखिए SPIDER, ठीक है, इसको लिखते हैं PSTIRA, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे आ सकता है, तो ये देखिए ये फिर ए समझ में आएगा, एक दूसरे का क्रॉस, फिर इसी तरह लिखेंगे COMMON, कॉमन है, तो देखिए ओ तो यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, फिर एम यहाँ आ जाएगा, फिर एम यहाँ आ जाएगा, फिर एन यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, तो देखिए OCMM, तो OCMM है, यहाँ नहीं है, OCMM यहाँ पे है, तो OCMM यहाँ पे है, फिर लास्ट में क्या है NO, तो NO कहाँ पे NO, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखें, एक पुरुष को परिचय कराते हुए महिला कहती है कि उसकी पति मेरे पिता का इकलौती पुत्री है, तो महिला इसमें कहती है कि उसके पति जो है मेरे पिता का इकलौती पुत्री है, तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मतलब उसकी पति मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो मान लो तो मैं हूँ, ये महिला है, तो मेरे पिता के मतलब मैं यहाँ पे हूँ, चलिए ठीक है, तो मेरे पिता वहाँ पर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मतलब मेरे पिता की क्या इकलौती पुत्री है ना, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, तो आपका यहाँ पिता चला जाएगा ऊपर, यहाँ इधर हो जाएगा इकलौती पुत्री के, ठीक है। अब बोलता है वह पुरुष और महिला, तो यहाँ पे जो महिला है पुरुष, तो यहाँ पे मान लेते पुरुष होगा, तभी ना ये दोनों का रिलेशन बताएगा, ये दोनों मिलेगा तब ना, उसके पिता जो है मेरे पति के इकलौती पुत्री है, तो ये दोनों के बीच में क्या बताता है, ये दोनों क्या है एक दूसरे का क्या होगा बताइए, ये दोनों ऑलरेडी क्या होगा पति पत्नी का रिलेशन है, तो ये उनका पति हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। तो वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, आसान क्वेश्चन। तो बोला उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, उसकी पत्नी पुरुष की पत्नी जो तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की वाइफ भी है,
एकलौती पुत्री है, ऑलरेडी आसान क्वेश्चन था, उतना कुछ हार्ड नहीं था। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका प्रीवियस का क्वेश्चन हो गया, तो एग्जाम से जाने से पहले या एग्जाम आपका हो गया तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, आपको एग्जाम के अन्य एग्जाम के लिए, बिहार स्टेट के लिए बहुत उपयोगी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट